अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़मान शेख है। मैं सर सैयद मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन के तौर पे काम करता हूँ। आज कुछ बात हो जाए कि कोरोना वायरस के मुतालिक। एक्चुअली ये कोरोना वायरस जिसने पूरी दुनिया में हरासमेंट फैला रखी है, ये नई किस्म का वायरस है जिसका अभी कोई तोड़, कोई वैक्सीनेशन, कोई प्रिवेंशन, कोई ट्रीटमेंट साइंटिफिकली बेस पे दरियाफ्त नहीं हुई है। कुछ डिजीज़ ऐसी हैं, बीमारियां जिनको हम कहते हैं कंटाजियस डिजीज़। इसका मतलब ये होता है कि एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती हैं, मगर उसकी एक लिमिट है। मतलब कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि सिर्फ खांसने से या छींकों से फैलती हैं, मतलब निमोनिया है, आम जो फ्लू होता है वो है। कुछ बीमारियां ऐसी है कि इंसान को टच करने से फैलती हैं, जब टचिंग होगी तो फैलेगी। मगर ये अजीब वायरस है कि हर तरह से फैलता है। ये खांसने से तो फैलता ही है, छींकने से फैलता है, इवन आपस में बात करें क्लोज तो उससे भी फैल जाता है, टच करने से तो लाजमन फैलता है। और चूँकि नया वायरस है तो हमें इसके बारे में ज़्यादा इल्म भी नहीं है कि इसके लिए क्या किया जाए। कोई अभी तक वैक्सीनेशन ईजाद नहीं हुई है, और ये जो भी देसी जो टोटके या नुस्खे हैं वो भी इसकी कोई साइंटिफिक बेस नहीं है, क्योंकि और चीज़ नहीं है तो लाजमन मजबूरन ये इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा कुछ दवाओं के नाम आते हैं, वो भी साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। एक अंदाजे से हम लेते हैं, किसी को फ़ायदा हो जाता है, किसी को नहीं होता। जब अलामात ज़ाहिर होती हैं तो उसमें बुखार होना, खांसी होना, गले में खराश या गले में तकलीफ़ होना, जिस्म में पेन होना, बुखार हो जाना, ये चंद अलामतें हैं। कभी कभी छींकें आती हैं, कभी कभी दाग भी बहती है, तो ये कुछ अलामतें हैं। अब आपने नोट किया होगा कि ये अलामतें और डिजीज़ में भी हो सकती है, मसलन फ्लू, या किसी को एलर्जी है नाक की तो उसमें भी हो सकती हैं। तो फ़र्क ये है कि जो एलर्जी है उसमें नाक ज़्यादा बहता है और जिस्म में इतना दर्द नहीं होता, गले में इतनी खराश नहीं होती, और बुखार इसमें बढ़ता जाता है। वो बुखार फ्लू में इतना ज़्यादा नहीं होता, एलर्जी में ख़ासकर। फ्लू में भी छींकें ज़्यादा आती हैं, नाक ज़्यादा बहता है और गले में खराश कम होती है, बुखार की शिद्दत ज़्यादा नहीं होती, और वो जो बदन टूटता है वो फ्लू में अमूमन नहीं होता। ये कोरोना वायरस की निशानियाँ हैं। तो कुछ अलामतें ऐसी हैं कि हम क्लिनिकली महसूस कर सकते हैं कि ये कोरोना नहीं है, फ्लू है। मगर जब भी शक हो तो बेहतर है अपने कोरोना टेस्ट कराने चाहिए। अच्छा देखें, मैंने अर्ज़ किया कि 80% में अलामात नहीं होती, मगर 20% में अलामात होती हैं, और ये अलामात वही हैं जो फ्लू टाइप मैंने बताई। अगर ये बढ़ जाए तो इसकी एक ख़ास निशानी है कि सांस लेने में दुश्वारी होती है। ये निशानी फ्लू में नहीं होती, ये निशानी एलर्जी में नहीं होती। सांस लेने में तकलीफ़ हो तो कोरोना का सस्पिशन है। अब देखें, चूँकि वैक्सीनेशन है नहीं, बचाव का कोई साइंटिफिक तरीका अभी तक ईजाद नहीं हुआ है, और उसमें कई महीने लगेंगे। वैक्सीनेशन खुदा करे आ जाए जल्दी, मगर कम से कम कई महीने लगेंगे उसमें। जब तक हमें कुछ प्रिवेंटिव मेजर लेनी है, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है, उसमें टचिंग का सिस्टम बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। शेक हैंड, गले लगना, नज़दीक होकर बोलना, एक दूसरे को किसी भी तरीके से टच करना, बच्चों को प्यार करना, गले लगना बिल्कुल बंद होना चाहिए। कम से कम डिस्टेंस जो है वो 3 फुट का होना चाहिए मिनिमम, बेहतर है उससे ज़्यादा हो। आप घर से एक तो बाहर न जाएं, बेहतर है, अनलेस के बहुत ज़रूरी हो। ज़रूरी काम से जाएं तो मास्क प्लीज़ पहन के जाइए, क्योंकि ये आम तौर पे बात करने से भी फैलता है। आदमी को खांसी ना हो, छींक ना हो, फिर भी ये फैलता है। तो मास्क घर से निकलें तो एक रूल बना लें कि मास्क पहनना है। उसके अलावा जब भी कोई बाहर आप राशन ख़रीदने जाते हैं तो बेहतर है ग्लव्स भी पहन के जाइए, और वो ऐसे हों कि डिस्पोजेबल हों, उनको घर आते अंदर न करें, दाखिल न करें, बाहर ही डिस्पोज कर दें। मगर जिस आदमी में इम्यूनिटी ज़्यादा होगी, इम्यूनिटी का मतलब होता है डिफेंस मैकेनिज़्म, हमारे जिस्म में एक दिफाई निज़ाम कुदरत ने रखा है जो बीमारियों से लड़ता है और उसको ख़त्म करता है। हमारे जिस्म में जरासीम दाखिल होते रहते हैं,
हमारे जिस्म में कैंसर के सेल डेवलप होते रहते हैं, मगर इम्यूनिटी की वजह से या हमारे दिफाई निज़ाम की वजह से वो ख़त्म होते जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। अब जिस आदमी की इम्यूनिटी या डिफेंस मैकेनिज़्म कम हो गया हो किसी वजह से, तो उस पर ज़्यादा ख़तरा है कि ये वायरस ज़्यादा अटैक करे, जल्दी अटैक करे, शिद्दत से अटैक करे। इसमें 65 ईयर प्लस जो है, क्योंकि कुदरती तौर पे उम्र के साथ साथ इम्यूनिटी कम होती जाती है, या जिनको शुगर की बीमारी है, जिनको जिगर की पुरानी बीमारी है, जिसको गुर्दों की बीमारी है, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज हैं, ये चंद, या गुर्दे ख़राब है जिनकी, ये वो हैं जिनकी इम्यूनिटी पहले से कम होती है। तो उन लोगों को ज़्यादा ख़तरा है, उनको ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की। अब हेल्थी फूड से क्या मतलब है कि एक तो प्रोटीन थोड़ी ज़्यादा बढ़ानी चाहिए, उसके अलावा जो कुछ ऐसी हैं जिसमें विटामिन्स हैं ग़िज़ाओं में, कुछ विटामिन, सब विटामिन ज़रूरी है, मगर कुछ विटामिन इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाती हैं। उसमें विटामिन ई का जिक्र आता है, विटामिन सी है, विटामिन डी है और जिंक है। तो ऐसी ग़िज़ाएँ खानी चाहिए जिसमें ये चीज़ें ज़्यादा हों। उसके अलावा कुछ विटामिन का मैंने जिक्र किया, वो भी लाजमी इन दिनों में इस्तेमाल करनी चाहिए, ख़ासकर वो मरीज़ जो इम्यूनोसप्रेस्ड हैं। इम्यूनोसप्रेस्ड का मतलब ये कि जिनकी इम्यूनिटी कम है, जो पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ, 65 ईयर से प्लस, शुगर के मरीज़, दिल के अमराज, जिगर के अमराज, गुर्दों के अमराज और ब्लड प्रेशर वगैरह, ये इनकी इम्यूनिटी कम होती है, तो इनको ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। हमारे जिस्म में प्रोसेस चलते रहते हैं, एक सिलसिला है जो स्ट्रेस पैदा करता है, उसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। वो फ्री रेडिकल हमारे सेल में पैदा होते रहते हैं, वो सेल को डैमेज करते रहते हैं, मगर अगर क़ुव्वत मुदाफ़अत सही हो तो उसको रीजनरेशन करने में देर नहीं लगती, उतने ही रीजनरेट हो जाते हैं। इम्यूनोसप्रेशन में ये फ्री रेडिकल बढ़ जाते हैं और एक चेन स्टार्ट हो जाता है जो सेल को डैमेज करता है। अब ये विटामिन ई जो है वो उस चेन को रोकती है और इस तरह इम्यूनोसप्रेशन वाले लोगों के लिए बहुत मुफीद है। विटामिन ई पे रिसर्च हो चुकी है कि 200 मिलीग्राम से लेकर 600 मिलीग्राम तक इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि फ्री रेडिकल को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से सेल को डैमेज होने से बचाती है। साइटोकाइन रिलीज होते हैं जो सेल को डैमेज करते हैं, उस प्रोसेस को वो रोक देती है, इसलिए इम्यूनो प्रोटेक्टिव है, यानी इम्यूनिटी बढ़ाती है। शुक्रिया।